नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 9 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 106 एसआई और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। जमीन की मापी में अब नहीं कर सकेंगे हेरफेर। बिहार डीएलएड के लिए नामांकित अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन का मिला एक और मौका। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शुरू की लोगो डिजाइन की प्रतियोगिता। इस तारीख से पहले आधार कार्ड को करवा ले पैन से लिंक। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 106 एसआई और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। बिहार पुलिस ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके तहत कुल मिलाकर 106 रिक्तियां अधिसूचित की गई है, जिनमें से 85 रिक्तियां कांस्टेबल के लिए हैं और 21 एसआई पद के लिए है। चयनित उम्मीदवारों को लेवल 3 के तहत 21,700 रूपये से लेकर 69,100 रूपये के मासिक वेतन पर नौकरी पर रखा जाएगा। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू की जाएगी, जो कि 9 अगस्त 2021 तक जारी रहेगी, जिसके बाद इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट biharpolice.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सब इंस्पेक्टर उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, जबकि कांस्टेबल पद के लिए उम्मीदवार के पास 10+2 पास होना अनिवार्य है। जमीन की मापी में अब नहीं कर सकेंगे हेरफेर। बिहार में जमीन के सबसे ज्यादा विवादित मामले हैं। ऐसे में अब बिहार सरकार जमीन के मामलों को सुलझाने में लगा हुआ है। आपको बता दें, प्रदेश में चकबंदी से लेकर जमीन की मापी का कार्य तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में अब जो खबर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जमीन की मापी के दौरान कर्मचारी को जमीन मालिक को उसका सरकारी नक्शा भी दिखाना होगा। लिहाजा अमीन अब जमीन मापी में गड़बड़ी कर विवाद पैदा नहीं कर पाएंगे। ये भी कहा गया है कि मापी के लिए उन्हें हर हाल में सरकारी नक्शा लेकर जाना होगा। सरकार की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन लेकर जमीन के नक्शे की होम डिलीवरी भी जल्द ही लागू होगी। विभाग के मंत्री हर सप्ताह 5 दिन लोगों से मिलकर उनकी समस्या सुनेंगे। बिहार डीएलएड के लिए नामांकित अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन का मिला एक और मौका। परीक्षा समिति ने डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2020-22 में नामांकित अभ्यर्थियों की रजिस्ट्रेशन को लेकर जानकारी साझा की है, जिसके तहत ही अब सत्र 2020-22 में नामांकित अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन का एक और मौका दिया गया है। इन मौकों के तहत अब डीएलएड प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य अब अपने संस्थान के अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक ले सकते हैं। इसके साथ ही वो अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में त्रुटि सुधार भी दिनांक 14/7/2021 से लेकर 20/7/2021 तक करना सुनिश्चित करेंगे। यदि रजिस्ट्रेशन करने के साथ शुल्क जमा नहीं हो पाया तो भी शुल्क भुगतान इस अवधि के दौरान और दिनांक 14 जून से 20 जून तक कर सकते हैं। मान्यता वाले राजनीतिक दलों पर इलेक्शन कमीशन की अब है नजर। बीते दिन बिहार के सभी निबंधित गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से भारत निर्वाचन आयोग ने ऑडिट की रिपोर्ट की मांग की है, जिससे सभी दलों को अब आय और व्यय का ब्यौरा देना होगा। आयोग की तरफ से जारी किए गए निर्देश के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार ने राज्य में निबंधित गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही वार्षिक ऑडिट की रिपोर्ट की मांग की है, जिसको लेकर निर्वाचन विभाग के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार साहू ने यह निर्देश जारी किया है। जारी किए गए निर्देश के अनुसार अंशदान रिपोर्ट अब हर साल 30 सितंबर या फिर आयकर विवरणी दाखिला करने के लिए विस्तारित तारीख तक जमा किया जाना है। पंचायत चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का होगा सख्ती से पालन। कैबिनेट विस्तार के साथ ही पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है, जिसके तहत ही ईवीएम से लेकर कम्युनिकेशन तक का प्लान बनकर तैयार हो गया है। कोरोना के कारण हर स्तर पर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई है। पंचायतों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के सामने पंचायत चुनाव को समय पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए आयोजित करवाना अभी भी चुनौती बनी हुई है। ईवीएम की व्यवस्था से लेकर मेंटेनेंस तक का जिम्मा दिया जा रहा है। कोविड मानकों का पालन कराने को लेकर भी विशेष तैयारियां की जा रही है। जिलों में कोषांग का गठन करके कर्मचारियों की तैनाती की योजना पर काम किया जा रहा है। गेल इंडिया लिमिटेड ने निकाली 220 सरकारी नौकरियां। गेल कंपनी में नौकरी की तलाश में बैठे युवाओं के लिए अहम सूचना। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न विभागों में कुल 220 सरकारी नौकरियों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसके तहत कंपनी ने मैकेनिकल, मार्केटिंग, एचआर, सिविल, विधि, राजभाषा आदि विभागों में मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर ऑफिसर और ऑफिसर के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार गेल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट gailonline.com पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जो कि 7 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 5 अगस्त तक जारी रहेगी। पटना
मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शुरू की लोगो डिजाइन की प्रतियोगिता। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पटना मेट्रो का आकर्षक लोगो बनाने के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता की शुरुआत की है। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इस बाबत बिहार वासियों से बेहतरीन लोगो बनाकर आकर्षक पुरस्कार जीतने के लिए अपने रचनात्मकता से रंग भरने की अपील की है। साथ ही कहा है कि जो भी व्यक्ति इसका हिस्सा बने हैं वो पटना मेट्रो का ऐसा लोगो बनाए जो न केवल पटना का प्रतिनिधित्व करे बल्कि राजधानी के यातायात में आने वाले भविष्य में क्रांतिकारी बदलाव को भी प्रदर्शित करे। जो इसके बाद अब जिनका लोगो बेहतर होगा उन्हें आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम विजेता को पुरस्कार स्वरूप 50,000, द्वितीय विजेता को 25,000 और तृतीय विजेता को 11,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसके तहत ही आगामी 27 जुलाई तक mail.pmrcl@gmail.com पर लोगो भेजकर कोई भी व्यक्ति इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अनामिका की। अनामिका का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। अनामिका हिंदी की कवयित्री हैं। उन्हें हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल एवं केदार सम्मान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 2021 में उनको उनके टोकरी में दिग्गनत नामक काव्य संग्रह के लिए अकादमिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अनामिका ने अब तक कई कविताओं का संग्रह किया है, जिसमें तहत गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, समय के शहर में, खुरदुरी, हथेलियां, दूबधान नामक कविताएं लिखी हैं। बिहार राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट सख्त। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए बीते दिन पटना हाईकोर्ट की तरफ से जनहित याचिका दायर की गई है। यह जनहित याचिका अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार ने दायर की है। उन्होंने बताया है कि 3 साल के कार्यकाल तत्कालीन अध्यक्ष ने पिछले साल ही पूरा कर लिया है। उसके बाद नवंबर 2020 से बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने के बाद भी अब तक इस पद पर नियुक्ति नहीं की गई है। ज्ञात हो बहुत सारी महिलाएं थाना जाकर शिकायत नहीं करना चाहती थी, तो ऐसी स्थिति में आयोग की स्वयं संज्ञान लेते हुए जाँच और कार्रवाई करती थी। लेकिन अभी बहुत सारे मामले सुनवाई के लिए लंबित है, लेकिन पीड़ित लड़कियां महिलाएं अभी न्याय की उम्मीद ही कर रही हैं। तेजप्रताप यादव ने शुरू किया अपना नया बिजनेस। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव राजनीति में भले ही कोई करिश्मा न दिखा पाए हों, लेकिन अपने अनोखे अंदाज के कारण वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से तेजप्रताप यादव की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि तेजप्रताप यादव ने अपना नया फूलों की अगरबत्ती का बिजनेस शुरू किया है। इसका ब्रांड नेम LR है। वैसे तो इसे लॉन्गेस्ट एंड रिचर कहा जा रहा है, लेकिन तेजप्रताप यादव के समर्थकों ने इसे लालू राबड़ी अगरबत्ती का नाम दे दिया है। इसके साथ ही तेजप्रताप यादव के इस नए बिजनेस के लिए शोरूम भी तैयार कर लिया गया है और दानापुर में बनाई गई है। यहाँ पर अगरबत्ती का निर्माण किया जाता है और फिर उसे शोरूम में रखा जाता है। बिहार के 8 जिलों के लिए वज्रपात के साथ बारिश का जारी हुआ अलर्ट। बिहार में मानसून काफी ज्यादा सक्रिय है। इस बाबत मौसम विभाग समय समय पर बिहार के अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी करता रहता है। इसी क्रम में अब मौसम विभाग ने बीते दिन एक बार फिर से बिहार के 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, सारण, पटना, भोजपुर और अरवल के लिए अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क और सावधान रहे। आपको बता दें कि बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता भी लगातार देखने को मिल रही है। राज्य के अधिकांश भागों में आंशिक बादल छाए रहे। एमवी कौटिल्य बिहार फिर से हुआ शुरू। एक बार फिर से बिहार वासी गंगा की लहरों का दीदार कर सकेंगे। कोरोना के मामलों में आई गिरावट के साथ ही बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की तरफ से एमवी कौटिल्य विहार को खोल दिया गया है। जानकारी के अनुसार गंगा का जलस्तर अब कम हो गया है, जिसके बाद पर्यटन विभाग की तरफ से इसके संचालन का आदेश जारी किया गया है। वहीं लंबे अरसे के बाद नौका विहार शुरू होने के कारण बड़ी संख्या में लोग इसका लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नौका विहार सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कराई जाती है। पर्यटकों को प्रति व्यक्ति 150 रुपए अदा करना होता है। गांधी घाट से लेकर गाय घाट तक 45 मिनट गंगा के बीचों बीच लोगों को सैर कराया जाता है। जहाज पर 30 लोगों को एक बार में बिठाया जाता है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आरसीपी सिंह के ही बने रहने के मिले संकेत। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह बना ली है, साथ ही इस्पात मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल लिया है, जिसके बाद से मीडिया में लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि आरसीपी सिंह के कैबिनेट मंत्रालय में शामिल होने के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी अब किसी और के हाथ में जाएगी। लेकिन इसको लेकर अब जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आरसीपी सिंह ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। इस बाबत उन्होंने कहा है कि अगले 3 सालों तक के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कोई वैकेंसी नहीं है।
बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की माध्यमा के लिए शुरू हुई फॉर्म भरने की प्रक्रिया। बिहार के संस्कृत विद्यालय से पढ़ने वाले विद्यार्थी माध्यमा वार्षिक परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए परीक्षा सह रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया बीते दिन से शुरू हो गई है, जो कि 1 सितंबर तक जारी रहने वाली है। इसको लेकर बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना ने पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। ध्यान रहे, वार्षिक माध्यमा परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब आधार कार्ड देने होंगे। इस वर्ष से इसे अनिवार्य किया गया है। बताया जाता है कि काफी संख्या में छात्रों के जन्म तारीख और अन्य चीजों में गलतियां रह जाती थी। इसको देखते हुए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है। बिहार में मिले कोविड-19 के 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 115 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1140 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 7, अरवल में 1, औरंगाबाद में 4, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 6, भोजपुर में 4, दरभंगा में 5, ईस्ट चंपारण में 3, गया में 1, गोपालगंज में 2, जमुई में 2, जहानाबाद में 1, कटिहार में 6, किशनगंज में 11, मधुबनी में 6, मधेपुरा में 1, मुजफ्फरपुर में 5, मुंगेर में 1, नालंदा में 3, नवादा में 3, पटना में 15, पूर्णिया में 5, रोहतास में 1, सहरसा में 4, समस्तीपुर में 4, सारण में 4, शिवहर में 1, सिवान में 1, सुपौल में 3, वैशाली में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही एक ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,30,480 सैंपल की जांच की गई। वहीं 155 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। अन्य फसलों के साथ साथ गन्ना फसल की क्षति का आकलन भी करेगा कृषि विभाग। गन्ने के किसानों को लेकर बिहार में अहम पहल की गई है, जिसके तहत कृषि विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार धान एवं औद्योगिक फसलों के साथ साथ गन्ना फसल की भी खेती बड़े पैमाने पर बिहार के किसानों द्वारा की जाती है। ऐसे में कृषि विभाग द्वारा समय समय पर किए जा रहे फसल क्षति संबंधी आंकड़े में कभी कभी गन्ने की फसल की क्षति का आकलन नहीं हो पा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के आलोक में अन्य फसलों के साथ साथ गन्ने की फसल की क्षति का आकलन भी कृषि विभाग के द्वारा करने का आदेश जारी किया गया है, जिससे कृषि इनपुट अनुदान प्रभावित गन्ना किसानों को समय पर दिया जा सके, जिसके तहत बाढ़, सुखाड़, असामयिक वर्षापात एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति के आकलन में गन्ना फसल की क्षति का भी आकलन अवश्य किया जाए। इस सप्ताह भारत पहुंचेगा मॉडर्ना वैक्सीन। कोरोना के वर्तमान माहौल के बीच देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जोर शोर से करवाई जा रही है। इसी कड़ी में भारत को एक और वैक्सीन की खेप मिलने वाली है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मॉडर्ना वैक्सीन इस सप्ताह भारत पहुंच सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मॉडर्ना भारत में आने वाली पहली अमेरिकी वैक्सीन होगी। यही वजह है कि सबकी निगाहें इस वैक्सीन के भारत में लॉन्च होने की तकनीक पर लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने इस्पात विभाग की जिम्मेदारी संभालते ही कही अहम बात। बीते दिन केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने इस्पात विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली है। साथ ही उन्होंने अपने नए काम को संभालने की जानकारी ट्वीट करके दी और कहा कि उनकी प्राथमिकता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तय किए गए लक्ष्य को हासिल करना है कि कैसे देश का विकास हो और देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। यही हमारा प्रयास है। इसके साथ ही उन्होंने बीते दिन मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही अपनी तस्वीर भी साझा की है। वहीं आरसीपी सिंह को बधाई देने के लिए बीते दिन कई पोस्टर भी राजधानी पटना में लगाए गए थे। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को फिर लिया आड़े हाथ। जब से लोजपा दो फाड़ में बटी है और अध्यक्ष की कुर्सी पशुपति पारस के हाथ में गई है, तब से लोजपा के भीतर राजनीतिक हवा ही बदल गई है। वहीं अब तो पशुपति पारस ने खाद्य मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उठा ली है, तो अब भतीजे का मिर्ची लगना लाजमी है। यही कारण है कि चिराग ने चाचा जी के मंत्री बनने का ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुझे कभी भी मंत्री पद की लालसा नहीं थी, लेकिन मुझे अभी भी ये नहीं पता है कि मेरे चाचा पशुपति कुमार पारस को किस पार्टी के कोटे से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जिस तरह से चीजें सामने आई है, उससे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने मुझे मंत्री न बनने देने के लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं, खासकर राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की कुर्बानी दी है। सुशील मोदी के मंत्री नहीं बनने पर भाई वीरेंद्र ने कसा तंज। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है, जिसमें बिहार के नए चेहरों को इस बार जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि सुशील मोदी को कैबिनेट में शामिल करने की भी खूब चर्चा हो रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद अब राजद ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में राजद की तरफ से मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मंत्री पद के लिए एक नाम चुनना था। उन्होंने अपनी जाति के आरसीपी सिंह को चुना है। सुशील मोदी हर बात के लिए लालू यादव को जिम्मेदार बताते हैं। उन्हें एक मच्छर भी काट ले तो लालू यादव का ही नाम लेते हैं। इस बार वो कहीं ये भी ना करने लगे कि लालू यादव ने ही दिल्ली में बैठकर मंत्रियों की लिस्ट में से मेरा नाम कटवा दिया है।
शत्रुघ्न सिन्हा ने दिलीप कुमार को भारत रत्न नहीं दिए जाने पर उठाया सवाल। बिहार से निकले अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा आए दिन अपने बयानों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं बीते दिन एक बार फिर से शत्रुघ्न सिन्हा की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में दुनिया को अलविदा कहने वाले दिलीप कुमार को भारत रत्न नहीं दिए जाने पर सवाल उठाया है, जिसके तहत उन्होंने ई टाइम्स से बात करते हुए कहा है कि मुझे अचरज होता है कि जिस दिलीप कुमार ने सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, जिन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया गया। ये एक सोचने वाली बात है। इस तारीख से पहले आधार कार्ड को करवा ले पैन से लिंक। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपके बहुत सारे काम फंस सकते हैं। इतना ही नहीं, जुर्माने की राशि भी आपको देनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपने नए नियमों के अनुसार आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो टैक्स भरते समय आपकी प्रक्रिया बीच में ही अटक जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार आपके पास अभी भी आधार को पैन से लिंक करवाने का मौका है, जिसके तहत ही अब कोई भी नागरिक जिन्होंने अब तक ये काम नहीं किया है वो 30 सितंबर 2021 से पहले अपने आधार नंबर को पैन यानी कि स्थायी खाता नंबर या फिर परमानेंट अकाउंट नंबर से लिंक करवा सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का नेतृत्व स्वीकार किया था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की शुरुआत 1951 में हुई थी। भारत द्वारा पाक सीमा पर 2 चौकियां स्थापित करने की घोषणा 2001 में आज ही के दिन हुई थी। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हिमांशु जैन को ग्लास साइंस के क्षेत्र में ध्यातत्व कार्य हेतु ऑटो स्टॉक रिसर्च पुरस्कार 2007 में प्रदान किया गया था। फिल्मी निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक के बालाचंदर का जन्म 1930 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता संजीव कुमार का जन्म आज ही के दिन 1938 में हुआ था। धार्मिक उपदेशक चैतन्य देव का निधन 1533 में आज ही के दिन हुआ था। सुनील गावस्कर ने 5 शतक लगाने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ी का बताया नाम। हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 5 शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम बताया है, जिसके तहत उन्होंने रोहित शर्मा का नाम लिया है और कहा है कि सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 2019 वर्ल्ड कप के प्रदर्शन को इंग्लैंड के साथ होने वाली आगामी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में एक बार फिर से दोहरा सकते हैं। आपको बता दें, रोहित ने इंग्लैंड में खेले गए 2019 वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए थे और वो वर्ल्ड कप के किसी एक एडिशन में 5 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे। रोहित ने 2019 वर्ल्ड कप में 647 रन बनाए थे। गावस्कर को उम्मीद है कि रोहित व्हाइट बॉल के अपने प्रदर्शन को एक बार फिर से रेड बॉल क्रिकेट में भी दोहरा सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 8 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,980 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,980 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 69,000 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.74 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 95.89 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विकास चंदा, शंकर मुखिया, सूरज कुमार, नीतीश कुमार, मोनू महिया, जयप्रकाश यादव, अजीमा फिरदौस, बाबुल मरांडी, राजीव कुमार, गौतम राठौर, श्वेता रॉय प्रदीप, दिवाकर कुमार, अभिमन्यु यादव, धीरज कुमार, सिंधु कुमारी, पवन कुमार, रोशन ठाकुर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके आसपास के केंद्रों पर टीकाकरण का काम सही ढंग से चल रहा है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।